नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। टेस्ट सीरीज के हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं। ये 6वां टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और इस टेस्ट को हम 4 से 5 सेशन में ख़त्म कर देंगे, जैसे कि पहले अब तक हम करते हैं। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखिए, और नए हैं तो आई बटन ऊपर कॉर्नर में दिखेगा, वहाँ पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी अब तक जितने टेस्ट हम कर चुके हैं। तो चलो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, प्रभात फेरीज, मैजिक लैंटर्न्स एंड वानर सेना वेयर एसोसिएटेड विथ। देखो, ये 1910 में एक एक्ट आया था, इंडिया प्रेस एक्ट। उसमें क्या किया था ब्रिटिशर्स ने कि मना कर दिया था कि कोई ऐसे चीज़ें नहीं छापेगा जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होगी। उसके बाद हमें बताया गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो उसके पहले गांधी जी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखी थी कि उनके 11 डिमांड्स थी, जिसमें कि एक मेजर था सॉल्ट टैक्स हटाना। तो सॉल्ट टैक्स ब्रिटिशर्स ने हटाया नहीं था, और उसके पहले में बैकग्राउंड में पता ही है कि ये कुछ छाप नहीं सकते थे, क्योंकि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाला जो 1910 वाला बताया, तो उसका तोड़ निकालने के लिए और लोगों तक, मासेस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला था जो बच्चों को ये इकट्ठा करते, क्योंकि बच्चों पे ब्रिटिशर्स शक नहीं करते थे। तो इन्होंने तरीका निकाला था ये वाला, मैजिक लैंटर्न्स वाला, प्रभात फेरी जैसे बच्चों को इकट्ठा करके उनको बताया कि जाके मासेस में बात फैलाओ, और वो रैलियां निकालते थे छोटी मोटी। तो इनका मेन रीज़न यही था कि जो अनजस्ट लॉज थे, मोनोपोली थी, जिस जो सॉल्ट पे ब्रिटिशर्स की जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, तो मतलब बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे उसको लेके, और लोगों में मासेस में बात फैलाने के लिए इन्होंने ये बनाई थी प्रभात फेरी। देखो, प्रभात फेरी में मेन एक थे, उनका नाम है वासुदेव देवरस, बिलासपुर से थे ये। तो वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो 1925 के आसपास में उन्होंने बनाया था ये प्रभात फेरी। और मैजिक लैंटर्स में वही लालटेन लाइट वगैरह, इसका रिलेशन एक वहाँ पे भी मिलता है 1857 में, जो रोटी के माध्यम से संदेश भेजते थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को, ताकि शक ना हो। तो वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र में आपको मिल जाएगा वो। तो वानर सेना, प्रभात फेरी और मैजिक लैंटर्न्स सॉल्ट के टाइम पे आता है। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी है, तो ऐसे हम काट देंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल लास्ट में है, 48-47 के पास में। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, ये भी नहीं होगा। नॉन कॉपरेशन 1922, ये भी नहीं होगा। सिविल डिसोबीडियंस होगा, क्योंकि ये सॉल्ट लॉ के साथ में आता है 1930 के आसपास में। तो इसका आंसर यही होगा। प्रभात फेरी, वानर सेना को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने भी मतलब इसमें कुछ रोल प्ले किया था। वो पक्का श्योर नहीं है, लेकिन कहते हैं कुछ लोग। तो देखते हैं, इसका आंसर सी ही होना चाहिए, पहले का सी। ठीक है। अब सिविल डिबेट देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यही था मेन उद्देश्य, कि मोबिलाइजेशन करे लोगों को, जागरूक करे कि क्या है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना था इनको, ताकि एक तो उनको शक भी नहीं होता ब्रिटिशर्स को, और ये भी रहे कि राष्ट्रवाद की भावना जगे। तो नेशनलिस्ट सॉन्ग वॉन्ग गाते थे, तो इसके लिए ये पत्रिका छापते थे, मतलब उसको बंटवाते थे हाथों हाथ। देखो, साइक्लो स्टाइल वो होता है ना, जो अभी फोटो कॉपी मशीन होती, पहले नहीं होता था, तो इससे प्रिंट अलग निकलता था। पुराने जमाने में कार्ड भी छपते थे ऐसे करके। तो उससे मतलब अलग अलग माध्यम से ये अपनी बात को पहुंचाने के लिए बच्चों का प्रयोग करते थे। उसी में ही था प्रभात फेरी और वानर सेना, ये सब। चिल्ड्रन वेयर ऑर्गेनाइज इन वानर सेना, मंकी आर्मीज, ये आपके स्पेक्ट्रम में भी दिया। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। With reference to the permanent settlement, a land revenue system introduced by the Britishers, consider the following statement. It was introduced in Bengal and Bihar in 1793 by Lord Cornwallis. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था इसको, ये तो सही है। और बंगाल बिहार में किया था, ईयर भी शायद सही है। ठीक है, तो ये ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, देखो जमींदारी सिस्टम जो मुगल्स के टाइम में चलता आ रहा था, उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया था। इस पर हमने कल भी बात की थी, इस वाले क्वेश्चन पे, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये ठीक है। इट रिकॉग्नाइज्ड जमींदार्स एट लैंड ऑनर्स एंड मेड ऑनर्स राइट हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। बिल्कुल ठीक है, ये हमने कल वाले टेस्ट में भी किया था कि जमींदारी राइट्स ट्रांसफरेबल थी, हेरिडिटरी थी। तो ये भी ठीक है। जमींदार्स हैड टू गिव 1/3 ऑफ देयर शेयर टू द कंपनी। 1/3 नहीं था, 10/11 था। मतलब अगर 11 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से 10 रुपये इनको ब्रिटिशर्स, मतलब कंपनी को देना ही था। तो ये गलत है। 1/3 नहीं था, 1/3 तो फिर भी खुशी रहते, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ले लेते वो, 11 का 10वां भाग ले लेते थे वो। तो इसका ये गलत है। हमारा 2 सही, तो इसका आंसर बी हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे देखते हैं हम आंसर। द परमानेंट सेटलमेंट, ओ एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सेकेंड का बी है। ठीक है, 2 ओनली आंसर था। तो इसको बंगाल और बिहार उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मॉडर्न डे ईस्टर्न इंडिया है। 1793 में कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके की फीचर्स क्या थे? जमींदारी, जो कि लैंडलॉर्ड होते थे, और ये चला आ रहा था ब्रिटिश मुगल्स के टाइम पे ही, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सटेंड करके इसको परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने 1793 में कर दिया था। जमींदार जो कि लैंड कलेक्टर से,
इनको हेरिडेटरी राइट था, मतलब इनके बच्चे के बच्चे आगे बढ़ते जाता था। ये रेवेन्यू फिक्स था, तो ये भी फायदा भी था ब्रिटिशर्स को कि मतलब इतना पैसा आएगा ही। लैंड राइट्स इनको थे जमींदार्स को, तो ये देते थे कि पीजेंट्स को कुछ फिक्स रेंट पे। तो ऐसे रेंट पे इनका शोषण भी होता था, जैसे कि इनको ये बोल दिया कि किसानों से इतना टैक्स लेंगे ही, उपज हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर उनका शोषण भी होता था इसमें। डिवीजन ऑफ रेंट्स देखो, ये रहा 10/11 लेते थे कंपनी वाले, और 1/11वां भाग रखती थी ये, मतलब जमींदार जो थे वो रखते थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? स्टेबलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, मतलब एक फिक्स इनकम आने लगी थी। इमरजेंसी ऑफ लैंडलॉर्ड क्लास, जमींदार मतलब ज़्यादा उनका इमरजेंस हो गया। इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर, क्योंकि फिर मोटिवेशन नहीं रह जाएगा ना उसके पास, कि उसको ये पता है कि हमें पैसे मिलने ही हैं, कैसे भी मिलने हैं, तो और उसको ये भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तो लेके भागी जाएंगे, तो उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो अत्याचार भी बढ़ गया, इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर भी हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। फिर यही जाके लास्ट में उधर बढ़ जाता है 1857 में, ये भी एक रीज़न था रिवोल्ट का। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटीज एट ग्लोबल लेवल। देखो ये हमें बात याद रखनी होती है, इसमें भारत ने एक केवल साइन किया है, जितने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी हैं केवल भारत ने एक साइन किया, बाकी सब में मना कर दिया, ये बोल के कि ये पक्षपात करता है। पढ़ते हम क्या दिया इसमें। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी पीटीबीटी 1963। हाँ देखो, इस वाले को ही सिर्फ भारत ने साइन किया है, और इसको भी इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके जो क्लॉज थे उसमें ये था कि अब एटमॉस्फेयर में, अंडर वाटर और स्पेस में 3 जगह पे आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाद में बोला ठीक है नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें लैंड नहीं यूज किया था, एटमॉस्फेयर यूज किया था, अंडरग्राउंड यूज किया था और स्पेस यूज किया था। तो भारत मान गया ठीक है ये कर लेंगे, तो इसको बस भारत ने साइन किया था। एनपीटी को भारत ने साइन नहीं किया है। तो आगे देखते हैं हम, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको तो चाइना अमेरिका ने भी साइन नहीं किया है, इसको पाकिस्तान ने भी नहीं साइन किया है। CTBT 1996 में आया था। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017। पूछा क्या है क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी ट्रीटी के बारे में पूछा। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीटीज आर साइंड। अच्छा भारत ने कितने को साइन किया, कितने को रेटिफाइड किया। देखो ये, अच्छा ये तो हमने पहले डिस्कस ही कर लिया। देखो पहले वाले को भारत ने साइन किया है और रेटिफाई भी शायद किया है, और बाकी ये तीनों से तो भारत ने मना ही कर दिया कि हम नहीं करेंगे साइन, सभी पक्षपाती है। तो एक ही होगा इसका आंसर, ओनली वन, और वो भी आंसर इसका ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थर्ड का ये ठीक है। और यूएन सेक्रेटरी जनरल का तो काम ही ये पूछना कि सब लोग साइन करो करो, ठीक है, तो ये छोड़ो। पीटीबीटी को भारत ने 1963 में आया था ये, इसने मना किया था कि आउटर स्पेस, एटमॉस्फेयर में और अंडर वाटर में अब नहीं करेंगे। भारत ने बोला ठीक है नहीं करेंगे। फिर स्माइलिंग बुद्धा 1973 में, 73 या 78, इंदिरा गांधी के टाइम पे इन्होंने कर लिया था स्माइलिंग बुद्धा करके, तो वो जमीन पे किया था ना, तो उस पर क्या ही फिर, लेकिन भारत पे सैंक्शन लगे थे, लेकिन भारत ने कर लिया था। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी, साइन भारत ने नहीं किया है। इसको देखो इसलिए भारत साइन नहीं किया था कि ये बोला भारत ने कि इसमें जो मेन बात ये थी कि 1967 के पहले जिसके पास भी एटम बम था उसको छोड़ के बाकी कोई न्यूक्लियर स्टेट नहीं हो सकता है। तो भारत ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है, तो इन्होंने मना कर दिया। और इसका कोई वेरिफिकेशन मेथड भी इनके पास नहीं था कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि किसके पास है किसके पास नहीं है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, इजराइल हमेशा सुनने में आता है कि इनके पास है, तो इसको वेरिफिकेशन मेथड भी सही नहीं था। भारत कहता है कि कंप्लीट बैन करो, तो फिर सब लोग इकट्ठे करेंगे तब मानेंगे। तो यही सब कहानी इसमें लिखा होगा, पढ़ लेना वो। और सीटीबीटी देखो, सभी सीटीबी जो CNTBT है ये हर प्रकार के एक्सप्लोजन मना करता है, मिलिट्री और सिविलियन पर्पसेस। तो ये 1996 में आया था भारत में, ये भी अभी पेंडिंग है, ठीक है। और TPNW ये नया वाला 2017 में आया है कुछ, तो प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन, और इवेंचुअली एलिमिनेट करने के बाद भारत ने इसको भी साइन नहीं किया और भारत करेगा भी नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो वो वही काफ़ी है भारत के लिए, क्योंकि ऐसे हॉस्टाइल नेबर्स के साथ रह के कोई साइन करके बैठा थोड़ी रहेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, द प्रिंसिपल ऑफ रीफोलमेंट इज ऑफन सीन इन न्यूज इन द अफेयर्स ऑफ। देखो रीफोलमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था, ये एक इंसिडेंट हुआ था यूके में। यूके में कंजर्वेटिव्स की जो सरकार थी, जिसमें ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सरकार का रवांडा के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब जो यूके में लोग जाके ऐसे बिना कागज पत्र के रह रहे हैं, उनको हम वापस आपके देश में भेजेंगे। तो रवांडा वाले तो मतलब ऐसे माने नहीं, फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है आपको कुछ पैसे दे देते हैं, इनके रहने का व्यवस्था करा दीजिए आप अपने देश में, रवांडा सरकार को बोला।
तो फिर रवांडा वाले मान गए, पता नहीं 86 मिलियन में तो कुछ ज़्यादा पैसे थे, तो रवांडा वाले मान गए, फिर पूरा प्लान हो गया था, रेडी वेडी सब कुछ हो गया था। उसके बाद ब्रिटेन में सरकार बदल गई, अब वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार बन गई, कीयर स्टार्मर उनके प्रधानमंत्री बन गए। तो कीयर स्टार्मर ने कहा कि अब ये प्लान कैंसिल। अब ब्रिटिश जो पहले सरकार थी कंजर्वेटिव्स की, ऋषि सुनक वाली, उसने पैसे दे दिए थे, कुछ आधा आधा तक पैसे दे दिए थे रवांडा की सरकार को। तो अब मामला फंस गया ये कि रवांडा वालों ने, एक तो इनका तो फायदा हो गया कि कैंसिल कर दिया प्लान ही ब्रिटिश ने, तो पैसे तो दे दिए थे, तो उसने पैसे वापस करने से मना कर दिया रवांडा ने, कुछ कुछ घर बना लिए, उन्होंने बोला हमने पैसे खर्च कर दिया, हम नहीं देंगे। और इधर ब्रिटेन की सरकार ने प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो रीफॉलमेंट होता है रिफ्यूजी या फिर जो माइग्रेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। हम देखते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट गलत, बॉर्डर डिस्प्यूट गलत, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिफ्यूजी माइग्रेशन हो गया इसका आंसर। और इसका कारण यही था कि ये अभी न्यूज़ में था। तो रीफॉलमेंट मतलब होता है कि अगर आप जो भी, जैसे कोई प्रताड़ित व्यक्ति आता है आपके देश में, तो आप उसको भेजेंगे नहीं, तो रीफॉलमेंट उसी को कहते हैं। भारत ने इस पे भी साइन नहीं किया, भारत ने ये रिफ्यूजी वाली ट्रीटी को भी साइन नहीं किया। भारत जब जाए तो भेज सकता है लोगों को। फोर्थ का आंसर डी है, ठीक है। अब यूके पार्लियामेंट की ये कहानी इन्होंने दे रखी है पूरा लंबी चौड़ी, पढ़ लेना इसको खुद से, मैंने बता दिया। और रीफ्यूलमेंट हम देख लेते क्या है। रीफ्यूलमेंट होता है प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग माइग्रेंट्स बैक टू देयर अनसेफ होम कंट्री। जैसे अगर भेज देती है यूके की सरकार रवांडा में लोगों को, तो उनको जान का खतरा है, तो ये काम गलत हो जाएगा, तो उसको रिफुलमेंट कहते हैं। तो नॉन रिफुलमेंट करना होता है आपको, तो रिफुलमेंट नहीं करना होता है। तो इस पे कन्वेंशन है एक, जिनीवा कन्वेंशन का, रिफ्यूजी 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, और इसको जिनीवा कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये मना करता है कि कोई अगर प्रताड़ित व्यक्ति आपके देश में आता है तो उसको अजाइलम आप देंगे, भगाएंगे नहीं। इस पे भारत ने साइन नहीं किया है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली। बाकी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, रेस रिलीजन किसके किसके बेसिस पे, तो पढ़ लेना, ये बेकार है, बहुत टाइम वेस्ट होगा इसको पूरा पढ़ने में। कंसीडर द फॉलोइंग डोमिनियन स्टेटस: separate electorate for communities, universal adult franchise, equal rights for women. How many of the above were recommended by Nehru Report 1928? देखो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो इसको चेयरमैन थे इसके। तो नेहरू रिपोर्ट उनके टाइम पे ही आया था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने चैलेंज कर दिया था भारत वालों को कि आप अपना खुद का संविधान या फिर ऐसा कुछ बना नहीं सकते हैं जो कि आप खुद को रूल कर पाए। तो एज ए चैलेंज इसको लिया गया था, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इन्होंने बनाई थी ये नेहरू रिपोर्ट। इसमें कई सारी चीज़ें थी, डोमिनियन स्टेटस भी था इसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट तो बिल्कुल नहीं था, इसके खिलाफ ही थी कांग्रेस पार्टी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये सही है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन ये भी सही है। तो इसका 1, 3, 4 अगर ये माने जाते सेपरेट इलेक्टोरेट, यही तो मोहम्मद, इसके विपक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, संस्थापक नहीं थे, मेंबर थे बाद में, तो वो इसके खिलाफ लेके आते 14 पॉइंट, तो उसमें था ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कम्युनिटीज। तो अगर ये होता तो फिर तो चारों से ही होता, लेकिन ये नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिफ्थ का सी है, ठीक है। देखो जो उस टाइम जो है लॉर्ड बिरकन हेड था ना, यही चैलेंज किया था इनको कि आप नहीं बना सकते हैं, तो इन्होंने अपना बनाया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में, साइमन कमीशन के गठन होने के बाद हुआ था ये। तो इसमें डोमिनियन स्टेटस था, और क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब इनको करने थे, एडल्ट सफरेज होगा मतलब सभी को वोट देने का अधिकार हो, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस डिसोसिएशन वगैरह। इसमें काफ़ी सारी बातें थी, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। इसके विपक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना लेके आए थे अपना वो 14 पॉइंट्स, ठीक है, तो ये सब बता ही दिया मैंने। अगले प्रश्न में चलते हैं। और जिन्ना के 40 पॉइंट्स में केवल उनके फायदे की बातें थी, इसलिए किसी ने माना ही नहीं। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पूछा है, म्यूटनी स्टार्टेड एट मेरठ। देखो ये हुआ था 10 मई को, मेरठ वाला जो हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था। अब ये मई हो गया। मंगल पांडे किल ह्यूगसन एंड बॉग। मंगल पांडे ने गोली चलाई थी मार्च में, तो दूसरा पहले से, मतलब दूसरा पहले होगा पहले से। बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर द शहनशाह हिंदुस्तान, ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि रिवॉल्ट डिक्लेयर होने के बाद में ही बहादुर शाह जफर को राजा बनाया गया था, मतलब कि आप हमारे लीडर होंगे केवल नाम के। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा मंगल पांडे वाला 2, 1, 3। तो 2, 1, 3 इसका आंसर भी हो जाएगा, देखते हैं हम। ये तो सबसे लास्ट में होता है, अप्रैल अप्रैल टाइम, जून उन में हुआ होगा, मतलब ये वाला 10 मई ये तो पक्का है, और ये मार्च में हुआ था, तो ये लास्ट में ही होगा। तो 3 यही एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, तो यही हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6th का बी, बी लगाया ना हमने, हाँ ठीक है, बी लगाया।
तो इंडियन फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे सभी लोग जानते थे, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थे, इनका जन्म वहाँ पे हुआ था। तो ये चर्बी वाली कहानी सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने वो काट जो गोली चलानी थी उस पर चर्बी लगा दी थी, फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने गोली चला दी थी, 2 ब्रिटिश ऑफिसर मर गए थे ये। उसके बाद 29 मार्च को ये हुआ था, उसके बाद इनको भी फांसी हो गई थी। तो वो तो ट्रिगरिंग था, लेकिन जो मेरठ में प्रॉपर म्यूटिनी बिगिन हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। ये लोग दिल्ली से मेरठ से पहुंच गए थे फिर दिल्ली तक 11 मई को, और जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना राजा घोषित कर दिया था। अच्छा, अगले ही दिन घोषित कर दिया था, लेकिन बहादुर शाह जफर खुद लड़े नहीं थे, सिर्फ नाम के ही राजा थे उसमें, इनके अलग अलग और लोग लड़े थे। देखो इसमें पूरा टाइमलाइन दिया हुआ, एनसीईआरटी से ही लिया इन्होंने, मॉडर्न हिस्ट्री वाली बुक से। तो एक बार देख लेना चाहो तो बुक में भी, इसको क्या ही देखें हम, इसमें देख लेते हैं, सिर्फ डेट देख लेते हैं। 10 मई को शुरू हुआ है और 11 मई को राजा घोषित कर दिया है, और उसके बाद रानी झांसी किल्ड इन बैटल 1858 में। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। एक सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक सेकेंड, पानी पी लूं मैं थोड़ा। Consider the following statement about doctrine of lapse. The doctrine of lapse was first implemented by Lord Wellesley. डलहौजी था उस टाइम पे, गलत है ये। झांसी वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट अंडर दिस डॉक्ट्रिन। देखो झांसी था, लेकिन झांसी से पहले भी महाराष्ट्र में एक जगह सतारा करके, तो इसको ऐसे ही मैंने याद किया था कि कोई सताया सबसे पहले, फिर जय होती है, तो सतारा के बाद जयपुर आता है, फिर वो संभलेगा तो संबलपुर उड़ीसा का आएगा, और संभलने के बाद आएगा नागपुर, फिर आएगा झांसी। तो ये एक सीक्वेंस है, और कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, कई सारे एग्जाम में कम से कम 4-5 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अवध वगैरह आते हैं, तो झांसी पहले नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज स्टिपुलेटेड द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स वेयर रूलर डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर मतलब होता है वंशज, तो ये बात सही है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत, इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 6th क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें फोटो है, वो डेट ही दिया है, ये देख लेना, कुछ है नहीं इसमें। 7th का ये ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के टाइम पे आया था, 48 से 56 तक ये था डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ब्रिटिश यूज करते थे बेसिकली, कि जिसके नेचुरल हेयर नहीं होगा, मतलब आपका गोद लिया हुआ कोई अगर दत्तक पुत्र ऐसा कुछ है, तो वो राजा नहीं बनेगा, वो एरिया चला जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जगह हो जाएगा वो। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा हथियार आया था, जैसे कि सतारा, देखो सतारा सबसे पहले था 1848 में, उसके बाद ये बढ़ते ही गए 1849 में संबलपुर, ये उड़ीसा में है, और नागपुर में, झांसी में, तंजौर, लास्ट में अवध में हुआ था, उसके बाद तो विद्रोह ही हो गया था, 56 में हुआ था विद्रोह, और 57 में, तो अवध वाला लास्ट था, ये भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। अंडर दिस डॉक्ट्रिन ये तो बताया ही कि अगर उनकी संतान नहीं होगी तो वो ले लेंगे वो साम्राज्य। अगला प्रश्न चलते हैं, नेचुरल अगर कोई हेयर नहीं है तो। मंजेरी कॉन्फ्रेंस वॉज एसोसिएटेड विथ, देखो मंजेरी कॉन्फ्रेंस मलाबार कोस्ट मतलब ये केरला में हुआ था, ये 1920 या 21 के आसपास। ये वहाँ पे एक होता है मपिला मसकर भी कहते हैं उसको, मपिला रिवोल्ट भी आपके बुक में मिल जाएगा, मपिला मसकर या रिवोल्ट। तो उसमें ये था कि जो टीनेंट्स थे, जो किसान थे, वो मेजरली मुस्लिम थे, और जो लैंड होल्डर्स थे, मतलब जो वहाँ पे मेन जो डोमिनेंट लोग थे, वो जो लैंड होल्डर्स थे वो ब्राह्मण्स थे। तो उसके बाद इन्होंने टैक्स के खिलाफ में कुछ विद्रोह किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने इनको यहाँ पे अपना स्टेज दिया था बोलने चालने के लिए, तो वही था मंजेरी कॉन्फ्रेंस। देखते हैं क्या, पीजन मूवमेंट इन मालाबार, प्रिंसली स्टेट्स मूवमेंट, प्रिंसली स्टेट तो नहीं है, होम रूल मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, नहीं, ये मालाबार केरला वाला ही है आंसर। ये काफी विवाद में भी था कुछ टाइम पहले, ये मोपिला मैसेकर रिवॉल्ट के चक्कर में। आंसर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ये ठीक है। अगस्त 1921 में ये हुआ था, और मप्पिला वही मुस्लिम टीनेंट्स ने रिबेल किया था, लैंड होल्डर्स टैक्स के खिलाफ था, और भी इसमें बहुत सारी कम्युनल एंगल भी आ गया था फिर, मतलब काफ़ी डिस्प्यूटेड है ये। और इसमें मालाबार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने इनको स्टेज दिया था बोलने के लिए, ठीक है, यही था मंजेरी कॉन्फ्रेंस। इस पे द हिंदू का आर्टिकल भी एक पुराना मिल जाएगा आपको अगर ढूंढेंगे तो। अगले प्रश्न में हम चलते हैं,
इसमें जो मतलब जो कांग्रेस पार्टी से थे वो द हिंदू के संस्थापक थे उस टाइम पे, क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम करके कुछ था, तो वो भी इसमें कुछ रोल प्ले किए थे, द हिंदू वालों ने इसीलिए कवर किया था इसको। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। शी मेट दादाबाई नौरोजी and inspired by his ideals plunged into the freedom movement at the International Socialist Conference at Stuttgart. She raised the first flag of India. अच्छा, स्टुगार्ट ये जर्मनी में पहला झंडा तो भारत का मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, विद द वर्ड्स रिटन इन मिडिल वंदे मातरम। देखो इनके नाम पे दिल्ली मेट्रो में स्टेशन भी है शायद, भीकाजी कामा प्लेस। तो ये यहाँ तक तो नहीं भी समझ में आता है, तो अगर जो पहले झंडे की बात करते हैं ना, तो ये काफ़ी पॉपुलर बात है, मैडम भीकाजी कामा ने किया था। तो कमला नेहरू, मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, ये बिल्कुल अनडाउटेबली यही होगी, मैडम भीकाजी कामा ही है। जर्मनी में सबसे पहला झंडा भारत का इन्होंने फहराया था, वंदे मातरम वाला, जो भारत के 5-6 झंडे हो चुके हैं उसमें वंदे मातरम एक पे लिखा था। अगर आपने वो मूवी देखी हो, क्या कहते हैं उसको यार, वो जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग था, RRR, उसमें भी जो झंडा वो लोग लेके चलते हैं उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, वही वाला झंडा था वो शायद। तो नाइन्थ का भी आंसर ठीक है। ये पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था, बीकाजी कामा का, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, फिर 1885 में इनकी शादी हो जाती है रुस्तम जी कामा से, ये ब्रिटिश लॉयर थे। अच्छा, एक वो भी सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज करके, उसमें भी शायद इनका कुछ कुछ दिखाया हुआ है, श्योर तो नहीं मुझे लगता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कुछ कि शायद दिखाया है। ब्रिटिश लॉयर जो कि थे, इनसे शादी हुई थी इनकी, फिर ये लंदन में मिली थी बीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी से, और उनके आइडियाज से। दादा भाई नौरोजी वही ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको कहते हैं, जिन्होंने ड्रेन ऑफ थ्योरी वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो ये आइडियाज इनको मतलब प्लंज हुए, फिर ये फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन की थी नेशनल। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिले, श्याम जी कृष्ण वर्मा देखो काफी पॉपुलर नाम है। इंडिया हाउस इन्होंने बनाया था जो लंदन में, फिर एक सोशियोलॉजिस्ट करके भी बनाया था लंदन में। तो जो वीर सावरकर थे यहीं पे मतलब लंदन में जाके रह रहे थे, इंडिया हाउस के वो भी मेंबर थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में ये भी बात है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज बेली करके था उसमें। तो लाला हरदयाल ये गदर पार्टी वाले हैं, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। एंड सून एज बिकम द एक्टिव मेंबर, मतलब इन लोगों के साथ मिलकर ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गई थी। और इनका मेन यही सबसे पॉपुलर चीज़ है कि इन्होंने भारत का पहला झंडा फहराया था सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुगर्ट में, जिसपे वंदे मातरम लिखा था। तो काफ़ी पॉपुलर है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ विद रेफरेंस टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI, ठीक है, यह तो अभी भी पार्टी है। नंबर ऑफ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप केम टुगेदर एट कानपुर इन 1925 टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, देखो एक हुआ था अगर आपको याद हो तो हमने इस पे क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, पता नहीं किसी टेस्ट में किया हुआ है। तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी 1923 या 24 में, मतलब इसके 100 साल पिछले साल पूरे हुए थे। तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में यही था कि जितने ये मतलब कम्युनिस्ट लीडर थे ये इकट्ठा हुए थे और ये प्लान बना रहे थे कि हम जो अंग्रेजी शासन है इसको अपने तरीके से, कम्युनिस्ट तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये बात ब्रिटिशर्स को पता चल गई, उसके पहले इन्होंने क्रैकडाउन कर दिया और इन लोगों को पकड़ लिया, कई सारे लोग को जेल कर दिया। तो इसमें कोई नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कोई इनके ही पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने इनके खिलाफ बयान दे दिया, तो फिर वो तो छूट गए, बाकी लोग पकड़े गए थे। लेकिन इसमें MN रॉय नहीं थे। जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उस टाइम पे MN रॉय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये बच गए थे। MN रॉय के बारे में ये भी है, ये मेक्सिको में भी जाके कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे, मतलब मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी में भी इनका हाथ है। आपको लक्ष्मीकांत बुक में सबसे पहला नाम यही मिलता है, चैप्टर जब खोलते हैं दूसरे तीसरे चैप्टर में पहला सबसे नाम। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी योगदान दिया था शुरू शुरू में। तो ये बोल रहा है कि वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPI एट कानपुर। नहीं, MN रॉय नहीं थे, कोई और था। उसमें कई सारे नाम आते हैं, जैसे कि SK एक दंगे थे, और भी बहुत सारे नाम थे, मुजफ्फर अहमद से, शौकत उस्मानी थी, नलिनी गुप्ता थी, एक चेट्टियार करके कोई थे। तो मतलब काफ़ी लोग थे, ये नहीं थे। MN रॉय जनरल सेक्रेटरी नहीं थे कानपुर में। तो ये दूसरा वाला आपका गलत है, और पहला वाला तो सही है, इसके पहले ही हुआ था कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। एक उसके पहले एक और भी था, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, वो भी अलग है। मतलब इन दोनों में काफ़ी रिलेशन है, क्वेश्चन जब पूछता है दोनों को साथ में करके भी पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, क्योंकि कोई और था जनरल सेक्रेटरी, ये नहीं थे MN रॉय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का ये है, ठीक है, पहला ही सही था केवल। तो कहानी मैंने सारी बता दी, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना था कि कौन सेक्रेटरी था। कानपुर 1925 में सेक्रेटरी SV घाटे थे, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी यही थे पार्टी के। बाकी सब कहानी आपको पता ही है, बताई दी मैंने, उससे ज़्यादा ही बता दी, इसमें दिया भी नहीं सब।
कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस का नहीं दिया। कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज: नरोजी फुरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, SS बंगाली, RR कामा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव रिलेटेड वेयर, मतलब इनमें से कौन कौन रिलेटेड थे रहनुमाई मजदैन सभा। देखो आपने पढ़ा हुआ ना, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंदी मूवमेंट, तो ये सब रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस मूवमेंट थे उस टाइम पे चल रहे थे, मतलब अपने अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए। तो एक पारसी जो मतलब जोरास्ट्रियन होता है रिलीजन, उनमें जो अपना उनका रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चला था उसको रहनुमाई मजदैन सभा कहते थे। और इन काफ़ी एक्टिव रोल किया था पारसी रिलीजन में चेंजेस, मतलब कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए। तो ये चारों ही लोग थे, इसमें मेंबर थे चारों ही। और इसके बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था पारसीज में। और आज के टाइम में भी ये काफ़ी धनाढ़ लोग, मतलब पैसे वाले लोग हैं पारसीज हैं जितने भी, मतलब अच्छे खासे हैं। जो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मालिक हैं, जैसे क्या नाम उनका, यार नाम नहीं याद आ रहा, मतलब वो भी पारसी लोग ही हैं। पूना वाला करके ना, आधार पूना वाला, वो भी है। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स बिगिन हुआ था पारसी में, मुंबई में, ठीक है। अब इनमें मेजर नाम थे नौरोजी फुरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, SS बंगाली, KR कामा, सभी लोग थे। और ये उनको भलाई के लिए मतलब काम करते थे, मतलब अपनी कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग: introduction of new land revenue system, arrival of Christian missionaries in tribal areas, rise of middlemen, transformation of tribal forest relations. How many of the above were reasons behind the growth of tribal movement during the British Indian period? देखो ये पूछा कि कौन कौन सा कारण था जो कि ट्राइबल्स उठ खड़े हुए थे विरोध में, जो लोग बाहर जा रहे थे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। उनको लग रहा था कि जैसे कि वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, झूम पोडू एग्रीकल्चर सुना होगा नाम आपने, तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के खिलाफ भी लोग जाने लगे थे, मतलब जो लोग बाहर जा रहे थे तो अलग अलग कानून बनाए थे, इसके खिलाफ वो लोग उठे थे। क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ उनका था ही कि उनके धार्मिक भावनाएं छेड़छाड़ कर रहे थे वो लोग, तो इसके खिलाफ उठे ही। राइज ऑफ मिडिल मैन, मतलब जो बीच में जाके लोग बातचीत करके सरकार से इधर से उधर काम करते थे, बाहरी लोग से। ये आपने हमने देखा भी ना, एक है ना डीकू कहते थे उधर संथल रिवोल्ट में जो आता है हमारा ट्राइबल रिवोल्ट में। तो मिडिल मैन से भी गुस्सा थे ये लोग। ट्राइबल फॉरेस्ट जो हम इनका हजारों सालों से चला आ रहा था, ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशन, उसमें भी हस्तक्षेप कर रही थी सरकार, तो इसमें भी इनको दिक्कत थी। तो 12th का हो जाएगा, चारों ही होना चाहिए, ऑल 4 हो जाएगा, इसका आंसर टी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 12th का डी है, ठीक है। तो ये कहानी लिखा है बहुत लंबा चौड़ा, इसमें पढ़ने का कोई ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन मिशनरी से कुछ सही थे, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो करते ही थे, बाकी और तो कुछ दिया नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, कचतीव आइलैंड इज ऑफन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। देखो कचतीव, जैसे ये भारत है ना, भारत का ऐसे मैप आता है और ये है श्रीलंका, तो यहाँ पे कहीं पे एक आइलैंड है छोटा सा, बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो इसको जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे इसको ट्रांसफर कर दिया था श्रीलंका को। तो इस बात पे जब अभी भारत में इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम बहुत विवाद मचा था। तो हमारे जो माननीय विदेश मंत्री जी हैं, इस पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था कि ये काम गड़बड़ हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज़ में काफ़ी था। तो कचहती वो भारत और श्रीलंका से संबंध में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हम क्या दिया एक्सप्लेनेशन में। 13th का सी है, ठीक है। तो कचहती यही पाक स्टेट में है, वो बीच में जो गैप है श्रीलंका और भारत के बीच में, उसको पाक स्टेट कहते हैं, जहाँ पे राम सेतु भी है। तो वो नीचे मैप दिया होगा, ये रहा आइलैंड है कचहती, दिख रहा है। ये भारत है और इधर श्रीलंका का मन्नार आइलैंड है, भारत का रामेश्वरम, तो ये दोनों के बीच में है। तो ये भारत पहले भारत की टेरिटरी थी, लेकिन इन्होंने फिर ट्रांसफर कर दिया था। अब उसकी कहानी लिख रखी है इन्होंने, आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये लोग अभी फिशरमैन पहले यहाँ तक जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। अब जब भी फिशरमैन यहाँ तक जाते हैं, श्रीलंका की नेवी उनको पकड़ लेती है और फिर भारत में विवाद होता है, फिर पॉलिटिक्स होती है, तो उनको हमेशा छुड़ाना पड़ता है सरकार को। तो इसलिए थोड़ा ये विवादित मुद्दा है, देना तो नहीं चाहिए था इनको, पता नहीं क्यों दे दिया। Arrange the following revolutionary activities in the chronological order of their occurrence. कब कौन सा हुआ ये देख लेते हैं, ठीक है। Attempt to assassinate Judge Kingsford by प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। देखो ये वाला काम हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के बाद हुआ था ये, तो 1910 के आसपास, ठीक है। बॉम्ब अटैक ऑन द वायसराय
बाय रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। सचिन सान्याल ये 20 वाले दशक में होंगे। सचिन सान्याल, एक सेकंड, इसको भी डाउटफुल में रखते हैं दूसरे को। असैसिनेशन ऑफ प्लेग कमिश्नर बाई ऑफ पूना बाई चापेकर। देखो चापेकर ब्रदर्स वाला सबसे पहले हो जाएगा क्योंकि ये 18 समथिंग में हुआ था, 1800 कुछ सन में हुआ था। और ये मतलब इसके बाद जो कमीशन बैठा था उसका भी नाम शायद हंटर कमीशन ही था, और जो जलियांवाला बाग में बैठा था उसका भी नाम शायद हंटर कमीशन ही था। असैसिनेशन ऑफ एम.टी. जैक्सन कलेक्टर ऑफ नासिक बाय अनंत लक्ष्मण। ये अनंत लक्ष्मण वाला केस भी बाद में हुआ था। सबसे पहले ये चारों में यही होगा, चापेकर ब्रदर वाला ही। देखते हैं हम अब। अगर एलिमिनेट करें, देखो तीसरा सबसे पहले है ना, तीसरा देखो इसी ऑप्शन में केवल तीसरा सबसे पहले, इसको तो हम एलिमिनेशन से ही कर लेंगे ऐसे ही, क्योंकि अगर हमें दूसरा तो पता है कि सबसे लास्ट में होगा, लेकिन बाकी सब में फंसेगा। लेकिन ये पक्का है कि तीसरा ही सबसे पहले होगा। तो अगर तीसरा सबसे पहले होगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यही 3142। अब 3142, तो ये सबसे लास्ट में सचिन सान्याल वाला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, इसका मतलब ये पक्का है कि 1800 के बाद, मतलब 18 सब पहले आता है ईयर में, ये तो याद है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 14 का भी देखो ये एलिमिनेशन से होता है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद था। 1897, अच्छा 97 है, फिर भी 18 में तो है। तो उस टाइम पे प्लेग हुआ था, मतलब जैसे कि कोरोना आया था वैसे ही बड़ा सा बीमारी प्लेग हुआ था। तो चापेकर ब्रदर्स ने गोली मार दी थी इनको। प्लेग जो कमिश्नर था वहाँ पे जो पूना का कमिश्नर था रैंड था, और लेफ्टिनेंट एरेस्ट 1997 में। ठीक है, खुदीराम बोस वाला केस हुआ था, प्रफुल्ल चाकी वाला, जिसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को मारा था बिहार में, तो 1908 में हुआ था ये। और 1909 में अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी, वीर दामोदर सावरकर ने बनाए थे इसको। और इनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे अनंत लक्ष्मण करकरे। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मार दिया था नासिक के 1909 में दिसंबर। आगे देखते हैं हम। 1912 में होता है ये बॉम्ब वाला केस। ये तो मतलब काफ़ी पॉपुलर, रासबिहारी बोस सचिन सान्याल वाला। चांदनी चौक में ही बॉम्ब मारा था इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग को, लेकिन बच गया था, ये मरा नहीं था इसमें, कोई और मर गया था। जो इनका हाथी, जो हाथी से जा रहा था ये, वो हाथी वाला मर गया था, ये बच गया था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह मेन ये था ना कि सरकार को परेशान करने के लिए गांधी जी ने नया तरीका निकाला था कि हम लोग पूरा मतलब सबको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ये जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए तो हम आपको डोमिनियन दे देंगे, मतलब अरे आपको आज़ाद कर देंगे, ऐसी बात हुई थी। तो अगस्त ऑफर जब ये लेके आए थे तो उसमें ये था कि हम आपको डोमिनियन देंगे। तो इन्होंने कहा कि डोमिनियन की बात नहीं है, आज़ादी तो हमें चाहिए, और डोमिनियन की बात तो पुरानी हो गई, हमें आगे बढ़ना है। तो ये इस पे माने नहीं थे, तो ये अगस्त ऑफर के विरोध में ही आया था। ये बात तो सही है। आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही, बिल्कुल ये भी ठीक है। गांधी जी ने जब मतलब कहा तो ये आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और तीसरे कोई ब्रह्मदत्त करके थे, वो थे। चौथे का भी नाम आता है लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब ये 3 लोग थे टॉप तक। तो ये दूसरा भी सही है, पहला भी सही। इसका आंसर इसका 1 और 2 बोथ हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15th का सी है, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रही वही था कि अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में था। इसमें ये एक था जैसे कि जाम वाम नहीं करेंगे, एक व्यक्ति रहेगा इंडिविजुअल सत्याग्रही, वही विरोध प्रदर्शन करेगा, अकेले वही काम करेगा। तो इसमें गांधी जी मतलब खुद तो नहीं, दूसरे लोगों को प्रेरित करके और लोगों ने फासिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, और कुछ इंडिविजुअल लोगों को इकट्ठे किया था गांधी जी ने, वही इसको लीड कर रहे थे। अब इनका नारा था, मतलब जो इंडिविजुअल सत्याग्रही था, कि दिल्ली चलो, आगे बढ़ते रहो। और इनका डोल पर्पज यही था, एक्सप्रेशन ऑफ इंडियंस पीपल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल। इनका ये था कि देखो एक अकेला व्यक्ति आपकी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो सकता है, ये दिखाना था। और कोई विरोध, कोई लड़ाई वड़ाई तो कर नहीं रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो उसके खिलाफ सरकार कुछ कर भी नहीं सकती थी उतना। अगला प्रश्न करते हैं। वरना अगर लड़ाई वाला होता, हार्मफुल वायलेंट प्रोटेस्ट होता, तो सरकार उसको दबा देती। अगले प्रश्न पे हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 16। During the British Indian period, which act introduced government spending on the education? देखो एजुकेशन के
लिए सबसे पहले 1813 में ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए अलग से आवंटित किए थे और उस पैसे में से काफ़ी अच्छा खासा पैसा राजा राम मोहन रॉय को मिला था। उसके बाद उन्होंने 1813 वाले जो पैसे मिले थे उसको लेके उन्होंने 1817 में 1817 में एक कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम आप हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं, उसका नाम था हिंदू कॉलेज। कोलकाता में एक कॉलेज था। तो राजा राम मोहन रॉय और राधाकांत देव दो लोग मिलके इसको हिंदू कॉलेज को शुरू किया था इन्होंने कोलकाता में। तो 1861 ये तो इसमें तो ज़्यादातर जुडिशरी से संबंधित कुछ चेंजेस आए थे। 1813 होगा इसका आंसर। इस वाले एक्ट में ही वो भी था कि ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था वो कि चाइना और ओपियम कुछ चाइना के साथ ट्रेड और टी में ट्रेड उसको छोड़ के बाकी सब ट्रेड में मोनोपोली खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यही वाला 1813 ही होगा, इसमें ही पैसे दिए थे पढ़ाई के लिए। 16 का भी, हाँ ठीक है। तो ये कंपनी ने भी सिलेक्शन कर दिया था कंपनी रूल को यहाँ पे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और उसके बाद इन्होंने 1 लाख, देखो 1 लाख रुपए इन्होंने दिए थे एजुकेशन ऑफ इंडियंस के लिए। तो इसमें मेजर पैसा उनको मतलब राजा राम मोहन रॉय को मिला था, तो इसमें वो बात दी नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने राधाकांत देव के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज बनाया था। इसमें दिया नहीं, लिखना चाहो तो लिख लेना अपने जहाँ पे भी अगर लिख रहे हो तो। क्रिश्चियन मिशनरीज वे अलाउड टू कम इन टू ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ पे इनका मिशन वाला काम भी शुरू हो गया, अपने धर्म का प्रचार भी। तो राजा राम मोहन रॉय के साथ मतलब ये लोग मिल गए थे उसके बाद से थोड़े थोड़े प्रीच देयर रिलीजन बढ़ाने लगे उसको। और फाइनेंशियल प्रोविजन ऑल्सो मेड टू इनकरेज रिवाइवल इन इंडियन लिटरेचर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस। इसके बाद वो भी एंग्लिसिस्ट और क्या एक होता है ओरिएंटलिस्ट, वो भी डिबेट चली थी काफ़ी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विद रेफरेंस टू कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो स्वदेशी मूवमेंट हमें पता है जब बंगाल बटा था 1905 में, बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चला था, इसमें बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ये सब हुआ था। लेकिन ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछता है, देखते हैं। अमर सोनार बांग्ला वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। देखो अमर सोनार बांग्ला इस टाइम पे बना, ये तो ठीक है, लेकिन इसको बनाया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये अमर सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। इस पे भी वो लोग विचार कर रहे हैं कि इसको हम बदलने का कोशिश, पता नहीं बदल ही देंगे जैसा आजकल माहौल चल रहा है। तो इसको बंकिम चटर्जी ने नहीं, उन्होंने तो वो लिखा था वंदे मातरम आनंद मठ के टाइम पे, इसको लिखा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये गलत है। अबनिंद नाथ टैगोर क्रिएटेड द पेंटिंग ऑफ द भारत माता टू सपोर्ट द मूवमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, ये शायद उनके ही भाई थे। इट स्प्रेड टू द मद्रास सिटीजन अंडर द लीडरशिप चिदम्बरम पिल्लई, हाँ ये सही है शायद। मतलब इसका धीरे धीरे अलग अलग लोगों की नेतृत्व में इसका फैला हुआ था भारत भर में। शुरू तो बंगाल से हुआ था, लेकिन बम्बई में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ले गए थे, जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय ले गए थे, दिल्ली में भी कोई और था। तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ही थे इनके लीडर। तो ये वाला तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ओनली 2। पहला गलत है हमारे इसमें। उसका रीज़न वही है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे उसके लेखक। देख लेते हैं अमर सोनार बांग्ला नेशनल, देखो इसमें दिया हुआ बांग्लादेश का, लेकिन ये कभी कोई भरोसा नहीं, बदल भी दे जो अभी उनके हालात चल रहे हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, और भारत माता की पेंटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। और इसमें क्या दिया एक्स्ट्रा, मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो चिदम्बरम पिल्लई ही इनके नेता थे मद्रास में। और 1905 में प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले, मतलब ये लोग मिले थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। जैन मोंक विजय वल्लभ सुरेश्वर, पता नहीं। देखो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है कहीं पे। और ये स्टैचू शायद रामानुजाचार्य की है, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत वेदांत दिया था। तो ये अच्छा नहीं, वो तो शंकराचार्य की थी मध्य प्रदेश वाली, लेकिन ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की है। अच्छा हाँ, ये तेलंगाना हैदराबाद में था ये वाला। तो ये जैन मॉन्क की नहीं है, ये हिंदू मतलब वेदांत फिलोसफी वाले हैं ये, विशिष्ट अद्वैत वेदांत। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नद प्रभु केम्पेगौड़ा, ये भी हम पहले कर चुके हैं, कहीं पे आया था टेस्ट में। तो ये बेंगलोर के संस्थापक हैं केम्पेगौड़ा, ये इनकी मूर्ति है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस
स्टैचू ऑफ वननेस, ये आदि शंकराचार्य, हाँ यही मध्य प्रदेश वाला है जो मैं कह रहा था। तो आदि शंकराचार्य अपने घर से, इनका केरला में जन्म हुआ था ना, किलाड़ी गांव में, तो वहाँ से ये सत्य की खोज में निकल गए थे, तो मध्य प्रदेश में आए थे। जो आपने सुना भी होगा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो ये यहीं का है, मतलब मध्य प्रदेश में जो एक कोई ज्योतिर्लिंग है उसके पास में ही है ये मूर्ति। तो ये तीसरा वाला सही है। स्टैचू ऑफ पीस, लाचित बारफुकान, लाचित बारफुकान का स्टैचू ऑफ वेलर होता है, जैसे कि ये हमने इस पे क्वेश्चन किया था ना पहले भी, कि मुगल आर्मी से लड़ाई की थी उन्होंने, अहोम डायनेस्टी के थे। तो स्टैचू ऑफ पीस इनका नहीं है, ये युद्ध वाला है, वो युद्ध वाले मतलब योद्धा है, तो पीस का तो नहीं होगा इनका, तो ये गलत है। और पहला भी गलत है, क्योंकि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की है, तो दूसरा और तीसरा इसका सही होता है, ओनली 2 पेयर सही हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 18th का बी है, बिल्कुल ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, देखो इक्वलिटी मतलब बराबर मानते थे, तो श्री रामानुजाचार्य का ही है, हैदराबाद में है इनकी मूर्ति, बड़ी सी है, बहुत बड़ा सा है, येलो कलर में। तो 11th सेंचुरी फिलोसफर थे, इसमें हम कर भी चुके हैं पिछले टेस्ट में, विशिष्ट अद्वैत वेदांत इनका फिलोसफी था। श्री भाष्य ऑन ब्रह्मसूत्र पे इन्होंने अपना एनालिसिस भी लिखा हुआ है, श्री भाष्य कहते हैं उसको। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है, जो कि ये उनके संस्थापक हैं बेंगलोर के, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। और जो स्टैचू ऑफ वननेस है, 108 फुल टॉल स्टैचू है, श्री आदि शंकराचार्य जो है अद्वैत वाले, उनकी अद्वैत वेदांत इन्होंने दिया था। ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास में ही है, यही था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील द स्टैचू ऑफ वैल्यूर, मतलब ये साहस की मूर्ति है, जो होम जनरल लचित बारफुकान था, इनके बारे में हमने पिछले टेस्ट में काफी बात किया था। तो अगले प्रश्न में हम चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया, स्टैचू ऑफ पीस इज डेडिकेटेड टू जैन मोंक श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ये पाली में है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा था, तो ये गलत ही हो गया था। अगला प्रश्न हम करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके बंद करेंगे हम। With whom among the following was the president of the Lahore session ऑफ कांग्रेस इन 1929? देखो 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ये यहीं पे 26 जनवरी के ये हुआ था, और ये स्पेशल सेशन था शायद, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली इनका दिसंबर में सेशन होता है, तो 26 जनवरी को इन्होंने डेट फिक्स किया था कि हम इस दिन पे इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जो हमारा 26 जनवरी भी मनाते भी हम रिपब्लिक डे इसी कारण मनाते हैं कि इस दिन पे इन्होंने ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, वहाँ से रावी नदी के किनारे झंडे फहराए थे इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर यही होगा, यही होगा। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला। और 1931 कराची सेशन, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सेशन हुआ कहाँ पे था, कौन सा ईयर था, और किसने प्रिसाइड किया, तो ये बात याद कर लेना है बस। देखो एंटी सैमन कमीशन के विरोध में कई जगह स्ट्रगल हो ही रहा था ये सब। तो कलकत्ता सेशन 1928 में हुआ था, उसके बाद सब लोग इकट्ठा होने लगे, तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और 31 दिसंबर 1929 को अडॉप्ट कर लिया ट्राई कलर एज एन एडॉप्शन ऑफ फ्रीडम। 26 जनवरी 1930 डेट फिक्स हुआ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, हर साल मनाने के लिए, इसके लिए ही हम 26 जनवरी को मनाते हैं। वो उसी दिन जानबूझ के रिपब्लिक डे मनाते हैं, यही डेट सिग्निफिकेंस उसका रखने के लिए। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, गांधी जी पे छोड़ दिया था कि आप जब आपको जैसा सही लगे करिए। तो ये सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक दो और क्वेश्चन करेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 20? जिमरमैन प्लान वाज द रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज फॉट फॉर। देखो जिमरमैन प्लान तो लंबी चौड़ी कहानी में बता देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही थी, तो जर्मनी और मैक्सिको ने मिल के एक प्लान बनाया कि हम ब्रिटिशर्स पे हमला करेंगे, क्योंकि भारत में भी ब्रिटिशर्स का विरोध हो रहा था। तो भारत के भी कुछ नेशनलिस्ट लीडर जर्मनी के साथ मिल गए। तो उस टाइम पे जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर था, जो उसका नाम था आर्थर जिमरमैन, उसने एक प्लान बनाया था कि हम षड्यंत्र करके भारत से, मतलब भारत में विद्रोह कराएंगे इनके खिलाफ। तो वो जो टेलीग्राम भेजा था ना, जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं उसको, वो लीक हो गया था। ब्रिटिश के जो स्पाई थे, जो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उसको इंटरसेप्ट कर लिया था, फिर ये प्लान फेल हो गया था। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। obtaining the overseas Indian support in order to foment the revolt against the British government। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे इसमें वो विदेश में ही थे, जैसे कि लाला हरदयाल भी शायद इसमें शामिल थे। कई सारे लोग जो हमने ऊपर नाम देखे, तो इसमें कई सारे जो लोग थे वो बाहर ही थे।
तो ये सही हो सकता है। और भी देखते हैं हम। इनएक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, नहीं ये तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं इसका। डिस्ट्रॉय ऑल प्रेसेस दैट पब्लिशेस इन इंग्लिश, बिल्कुल गलत। सपोर्ट द होम रूल इन इनडायरेक्ट वे सो एज टू एस्केप द रेथ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, गलत है। इसका आंसर यही हो जाएगा पहला ही। सपोर्ट जुटाना था, मतलब विशेषकर जो लोग बाहर थे, और वो उसका मेन रीजन वही था, वर्ल्ड वॉर वाला ही, जो मेक्सिको और जापान आपस में मिल गए थे। तो इसमें इन्होंने देखो इसके दो मेन लोगों का नाम दिया इन्होंने, वीरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल का नाम भी दिया इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। जिमरमैन प्लान मैंने कहानी बताई थी कैसे क्या था। फुल बैकिंग ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस, इसके मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर का ही नाम था, आर्थर जिमरमैन। और बाकी कहानी ठीक है कि ये लोग बंदूक हथियार भेजेंगे, लोगों को इंसाइट करेंगे, रिवोल्यूशनरी को मोबिलाइज करेंगे, ये सब तो मतलब इजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर बंद करते हैं। क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और क्रिस्टल मेज देखो ये मिसाइल था, शायद इसराइल ने बनाया है इसको, भारतीय वायुसेना ने टेस्ट भी किया था। तो उस टाइम तो काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको गायब भी कर दिया, मतलब पब्लिक आई से हट गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्रिस्टल मेज है, पिछली बार यूपीएससी ने पूछा भी था क्वेश्चन ना राफेल पे, जो कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, तो क्या पता इस पर भी पूछ ही लें लोग। तो इट इज न्यूली डिस्कवर्ड रेड जायंट स्टार दैट ओकेजनली पुफ्स ऑफ लार्ज क्लाउड, नहीं रेड स्टार से कुछ लेना देना। रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर विद 95% एक्यूरेसी, ये भी गलत है। न्यू वर्जन ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये गलत है। हाँ तो इसका बैलिस्टिक मिसाइल है, इसराइल ने बनाई है, मेन बात ये याद रखने की है। तो इस सेशन के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत देख के बंद कर देते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्ट किया है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, स्ट्राइक रेंज इसका 250 किलोमीटर का है, और सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। बाकी तो ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, इसके बाकी एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं भी लगा तो कमेंट बता देना कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है, बाकी हम आगे उसको इम्प्रूव कर लेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं। शुभ रात्रि।